सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो भाई आज रिफ्रैक्शन का हम 4th लेक्चर करने वाले हैं। क्या क्या बातें हमने अभी तक कर ली थी भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ लिया था कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है उसमें कुछ बेंडिंग आती है, वो या तो इस नॉर्मल के अवे जाती है या फिर वो इस नॉर्मल के टुवर्ड्स आती है। तो ये बातें तो कल वाली लेक्चर में हमने ऑलरेडी कर रखी थी। अब क्या क्या चीज़ें हमने कर लिया था भाई, एक बार देख लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे वाली बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात हमने करी थी वो कर ली थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, कि बेसिकली ये क्या बताता है, आपकी मीडियम की टेंडेंसी को बताता है कि ये लाइट रे को कितना बेंड करेगा, कितना बेंड कर सकता है, इनवर्ड या फिर आउटवर्ड। वो डिपेंड करता है आपकी किसके ऊपर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। और ये होता क्या है? बेसिकली ये होता है आपका कांस्टेंट, है ना। ये कांस्टेंट अगर किसी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाए, देखो कभी भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे ट्रेवल करती है, लाइट क्या होती है? बेसिकली वेव होती है आपकी। वो उसके स्पीड में क्या होता है? चेंज होता है। ये बात हमने वेव वाले चैप्टर में भी ऑलरेडी कर रखी थी कि जब भी वेव एक दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? चेंज होती है। तो मे बी आपका स्पीड क्या हो रहा होगा? चेंज हो रहा होगा जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे होगे। जैसे यहां समझ लेते हैं, है ना, काफी बच्चों को इस बात का डाउट था कि मान लेते हैं ये मीडियम 2 था और ये था हमारा बेसिक एयर। ठीक है, मीडियम मान लेते हैं कोई एक मीडियम था, ये था हमारा एयर, और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो म्यू था। ठीक है, अब लाइट रे इसमें ट्रेवल करी, ठीक है, इसमें ट्रेवल करी लाइट रे। तो आप जानते हो एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है? एयर में और वैक्यूम में क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसमें बात करूं तो स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं एसएल, वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कब भाई? एयर में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मीडियम में जो स्पीड होगी, मीडियम में जो स्पीड होगी, ये v एयर कर लेते हैं, ये vm कर लेते हैं। ठीक है, मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या होगी? तो आप बताओ। ठीक है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, कैपेबिलिटी दे रखी है मीडियम की। बेसिकली आपकी कैपेसिटी कितनी होती थप्पड़ खाने की, वो आप समझ सकते हो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, कि आपको हो सकता है आप 10 थप्पड़ खाने की कैपेसिटी रखते हो, कोई हो सकता है 5 की रखता हो, तो दोनों में म्यू क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, दोनों के लिए कैपेसिटी क्या है भाई? बेसिकली कैपेसिटी को ही हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसकी? बेंडिंग ऑफ लाइट के लिए, अगर मीडियम की बात कर रहे हो आप तो। ठीक है, चलो, तो अब यहां से अगर हमें फाइंड करना है तो मैंने क्या बताया था आपको कि म्यू जो होता है वो C/V इन मीडियम होता है। ये V क्या है? V अपॉन एयर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आप यहां से आइडिया ले सकते हो कि आप किसी मीडियम में अगर लाइट रे आपकी जाती है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है? म्यू है आपका, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये बातें हमने कर ली थी बट कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया था, इसलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आप यहां से आइडिया लो कि इन दोनों को क्या करो? एक्सचेंज कर दो, इसको यहां भेजो, इसको यहां भेजो। तो आप बोलोगे v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगी हमारी? स्पीड इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। तो आप देखो मीडियम में, कभी भी किसी मीडियम में अगर लाइट रे जाती है, किसी भी मीडियम में अगर लाइट रे आपकी जाती है तो वो क्या करती है भाई? आपकी स्पीड को डिक्रीज कर देती है। यहां से आइडिया लग रहा होगा आपको कि v एयर क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बात क्लियर। अब नीचे क्या है? ये तो है पॉजिटिव कांस्टेंट, हो सकता है 2 हो, 3 हो, 2.3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो नीचे वाला तो क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट। और सबसे कम किसके लिए होता है? एयर के लिए होता है, दैट इज 1। और सबसे ज्यादा होता है आपका डायमंड के लिए। ठीक है, डायमंड के लिए आप चेक कर लेना, शायद 2.5 या 4.5 समथिंग ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये होता है सबसे कम एयर के लिए। तो एयर में तो हमने ऑलरेडी बात कर रखा है। अब बची आपकी मीडियम। तो 1 से अगर कभी भी ज्यादा हुआ, मान लो 2 हुआ, है ना, 1 से ज्यादा एक पॉजिटिव कांस्टेंट इंटीजर लेते हैं अगर, तो 2 हुआ, 2 में आप देखो मीडियम स्पीड क्या हो गई आपकी? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप सिंपली देख सकते हो कि जो स्पीड है आपकी वो 2 टाइम्स क्या हो गई? डिक्रीज कर गई आपकी। तो सिंपल बात कि अभी कभी भी आप अगर मीडियम आपका चेंज हो रहा है एयर से
आप जा रहे हो किसी अदर मीडियम में, ठीक है, जैसे एयर से आप जा रहे हो वाटर में, या फिर एयर से जा रहे हो आप ग्लास में, ठीक है, या फिर डायमंड में, किसी में भी आप जाते हो तो वो क्या होता है, आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। चलो, कितने टाइम डिक्रीज करती है, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस मीडियम का उतने टाइम्स। ये जरूर याद रखना क्योंकि यही आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये बातें तो हमने कर ली थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है ना, ये वाली भी बात कर ली थी। रेयर टू डेंसर में क्या होता है भाई, टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है रे, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्मल। आप ये रिकैप ले रहे हैं भाई हम लोग छोटा सा कि टुवर्ड्स नॉर्मल, इसमें अवे नॉर्मल जाती है, अवे नॉर्मल। ये देखो यूज होगा, अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे TIR, वहां पे भी यूज होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एनटीएससी में, वो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। एनटीएससी में ऑलरेडी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं उस पे बेस्ड, सेम इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम है आपकी कि रेयर टू डेंसर में जाएगा या फिर रेयर टू डेंसर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आप लोग इजीली लेते हो, हल्के में लेते हो, उससे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखना, इसमें अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, उसमें टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। चलो, ये वाली बात कि एब्सोल्यूट क्या होता है भाई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम किसी एयर और मीडियम के रिस्पेक्ट में लेते हैं वो क्या होता है, C/V। यही क्या होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बात हमने कर ली थी। अब एंगल ऑफ डेविएशन की बात हम कर रहे थे, बट काफ़ी बच्चों को नहीं समझ में आया था, ठीक है, तो मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। चलो, लाइट रे हमारा रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्लिकली इंसिडेंस होना चाहिए, पहली कंडीशन कि ऑब्लिक इंसिडेंस होना चाहिए, ठीक है, मस्ट कंडीशन है, ये फॉलो। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा भैया ऑब्लिक इंसिडेंस क्या है, तो अगर ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, तो इस नॉर्मल से किसी एंगल पे ही होना चाहिए, दैट इज θi, ठीक है ना, किसी एंगल पे ही। ऐसा नहीं आप बोल लो कि मैं इस सरफेस के नॉर्मल ही रे गिरा रहा हूं, ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती रिफ्रैक्शन के लिए, बिकॉज आपका जो एंगल है वो डायरेक्टली ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप कभी भी रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, अगर आपका इंसिडेंस एंगल क्या हो गया 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल के टुवर्ड्स ही आप अगर लाइट रे गिराते हो तो वो एज इट इज, अगर रिफ्रैक्शन है तो दूसरे मीडियम में चली जाएगी, अगर रिफ्लेक्शन है तो बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है। चलो, अब यहां पे बात कर लेते हैं भाई इस केस की, ठीक है, कि इसमें कैसे एंगल ऑफ डेविएशन हमें पता चलेगा। तो ये रही नॉर्मल आपकी, ठीक है, हम दो केस लेके बारी बारी से समझेंगे दोनों केसेस को। अब पहला केस बात कर लेते हैं कि ये डेंसर था मीडियम आपका, ठीक है, पहला केस, और था ये क्या था आपका रेयरर। देखो, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट से इन्वॉल्व होते हैं और वही जाके आगे बड़े बन जाते हैं। तो ये देखो, अगर आप सिंपली मीडियम चेंज नहीं करते, मीडियम सेम रहता, तो आपकी लाइट रे ऐसे आई थी, ऐसे ही जानी चाहिए थी, बट डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है, तब क्या बोलोगे, तब बोलोगे कि भैया ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। क्या ये जाएगी, बिल्कुल यही जाएगी, है ना, एंगल फिक्स नहीं है बट वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, इस नॉर्मल से अवे जाएगी। तो एक्चुअल में लाइट रे ये आ रही थी, ऐसे जानी चाहिए थी, बट इतने एंगल से क्या हुआ, ये डेविएट कर गई, और इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन को डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये तरीका होता है डिनोट करने का, 8 बनाना, ये वाला चीज़ें हटा देना, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन ये हो गया आपका कि ये लाइट रे जानी चाहिए थी यहाँ पे, बट ये इतना डेविएट, अपना पाथ चेंज कर लेती है, वही एंगल जो होता है, वही एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। और वो कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर देखो कैसे निकालते हैं भाई। ये वाला क्या हो गया आपका, यहाँ से नॉर्मल से जिस लाइट रे एक्चुअल है वो R हो गया, ठीक है। अगर ये वाली लाइट रे एक्चुअली आती, ऊपर से आ रही थी, नीचे आ रही थी, तो अगर ये I है तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल है भाई, तो ये भी I होगा, है कि नहीं, I होगा, या θi लिखो या फिर सिर्फ I लिख दो, बात वही है, ठीक है। इंसिडेंस एंगल बेसिकली है। तो आप देखो, अगर ये टोटल है, ये टोटल है, टोटल में से ये वाली क्वांटिटी हम माइनस कर दें तो क्या हमारे पास यही बचेगा, और वही क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज बेसिकली एंगल R माइनस एंगल I इन केस ऑफ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। समझ में आई बात, समझ में आई। देख लो, ये एक्चुअल लाइट रे आ रही थी, ऐसे ही आनी चाहिए थी, बट
कुछ आप जानते हो मीडियम चेंज कर रहे हो, डेंसर टू रेयरर आ रहे हो, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, ये पाथ हो गया फाइनल पाथ आपका। तो आपकी लाइट रे यहाँ से इतने एंगल पे डेविएट हो गई, ये वाला एंगल, और यही क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा आर, ये टोटल क्या था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आर था, और ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या था आई था, और एंगल ऑफ डेविएशन होता कितना है ये, तो टोटल में से ये वाली डिस्टेंस अगर घटा दें तो यही डिस्टेंस तो मिलेगी, है ना। चलो ये बात। अब दूसरा केस समझ लेते हैं, ये केस किसका था, डेंसर टू रेयरर का, ये याद रखना, ठीक है। अब दूसरी केस बात कर लेते हैं किसकी, जब रेयरर टू डेंसर आप आएंगे, ठीक है। सारे केसेस देख लो और समझते जाना कंपेयर करते हुए, क्योंकि कंपेयर करोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ये नॉर्मल हो गई आपकी, ठीक है भाई। चलो हमने एक इंसिडेंस कराया लाइट रे, ये एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, ठीक है, एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था। अब बट रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, ये आपका क्या है रेयरर है, और ये क्या है आपका डेंसर है ना। यहाँ से हम लाइट रे सोर्स यहाँ पे दे रहे हैं इसको, ठीक है, ये लाइट रे का सोर्स है, लाइट जला रहे हम, हो सकता है एलईडी लाइट हो जो आप खेलते थे बचपन में वो वाली, तो उसको ये हम कर रहे हैं। एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, बट आप रेयरर टू डेंसर जाते हो तो आप क्या होते हो, फोर्स कर दिए जाते हो कि भाई तुम अंदर की तरफ जब जाओ, जहाँ पे डेंसिटी हाई होती वहाँ हमारी मनमानी नहीं चलती। जैसे जहाँ पॉपुलेशन जाता है, ठीक है, आदमियों की संख्या ज़्यादा है भाई, जैसे आप मेट्रो चढ़ते हो तो आपको चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप जस्ट गेट के सामने आओ ऑटोमेटिकली आपको धक्का दे दिया जाता है। तो वही चीज़ है कि आप यहाँ हाईली डेंस इलाके में आते हो तो आपको धक्का दे दिया जाता है कि तुम अंदर की तरफ जाओ, ठीक है, अंदर की तरफ आ जाओ, तो ये अंदर की तरफ आ गया। अब एक्चुअल पाथ ये था, ये अंदर की तरफ डेविएट हो गया, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। ये जाना चाहिए था बट ये डेविएट होके यहाँ आ गई, तो वो क्या हो गई आपकी एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम समझते हैं ये क्या है हमारा आर है, और ये वाला टोटल एंगल क्या है, अगर ये इंसिडेंस एंगल है तो ये भी अपोजिट एंगल होगा, ये येलो वाला, ये भी क्या होगा इंसिडेंस एंगल। तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने वाला है, एंगल आई माइनस एंगल आर। ये जरूर याद रखना क्योंकि यही आपसे पूछा जाएगा, कब, रेयरर टू डेंसर के केस में, ठीक है, यही आपसे पूछा जा सकता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आया क्या होता है, जो भी लाइट रे आपकी एक्चुअल जा रही थी, इंसिडेंस लाइट रे, उसको फर्दर एक्सटेंड करो अगले मीडियम तक, फिर जो फाइनल लाइट रे आपकी जो एक्चुअली रिफ्रैक्शन के बाद हुई, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वही क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अगर ये लाइट रे एक्चुअल ऐसे आती और ऐसे ही चली जाती, और ये फाइनल क्या है रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, ये क्या बोल सकते हो एक्सटेंडेड रे बोल सकते हो, एक्सटेंडेड इंसिडेंस रे, ठीक है, एक्सटेंडेड इंसिडेंस रे, और उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वही क्या होता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। तो इससे बेस्ड आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर ध्यान में रखो, ठीक है, ध्यान में। और मैंने बताया था आपसे कि डेंसर टू रेयरर अगर जाता है आपका डेंसर टू रेयरर, तो जो आई होता है वो लेस होता है आर से, और इस केस में क्या होता है आई जो होता है वो ग्रेटर होता है आर से, ठीक है, ये वाला केस, तो ये जरूर याद रखना, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते हैं भाई, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है। जैसे ये मोबाइल मेरा हो गया, ठीक है, ये ग्लास स्लैब की तरह है, मैं यहाँ से इस पे लाइट रे इंसिडेंट कराऊंगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या फिनोमिना होगा, यहाँ से लाइट रे डालूंगा तो यहाँ जाएगा ऐसे, फिर यहाँ से निकलेगा नीचे, ठीक है, यहाँ वाले पॉइंट से नीचे निकलेगा, तो वही वाली कंडीशन पे बात करेंगे कि ये हमारा ग्लास का टुकड़ा है एक, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में, हम इस पे इंसिडेंस करा रहे हैं, लाइट रे को इंसिडेंस करा रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें हमें समझ में आती है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो देखो हम एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें इसमें नहीं इन्वॉल्व करेंगे, जो जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे अब लाइट रे अगर इंसिडेंस कराओगे, एयर है आपका, ये क्या है आपका ग्लास, ठीक है, ये हो गया ग्लास, तो एयर क्या है ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होता है भाई रेयरर होता है, ठीक है, ये क्या होता है डेंसर होता है, ठीक है, ये डेंसर होता है, ये रेयरर होता है। अब इसके रिस्पेक्ट में वाटर भी कम होता है ग्लास के रिस्पेक्ट में, चलो मैं सीरीज बता दूंगा सीक्वेंस कि कौन किसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा डेंसर होता है, ठीक है। तो ये वाला बात क्या हो गया, ये तो हो गया डेंसर और ये हो गया रेयरर,
ठीक है, पहले बेसिक बेसिक समझो। फिर डेंसर के बाद देखो समझते रहना, है ना, समझना बहुत जरूरी है भाई। अब डेंसर के बाद यहाँ तो ग्लास खत्म, यहाँ पे ग्लास शुरू, यहाँ पे खत्म, नीचे फिर एयर, तो एयर क्या है, फिर से रेयरर हमारा, ठीक है, ऊपर रेयरर, फिर डेंसर, फिर रेयरर, 3 केस आपको मिलेंगे, 3 जगह रिफ्रैक्शन होंगे। वही चीज़ों को बस समझना है, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई चीज़ें हमें एक्स्ट्रा नहीं समझनी है, बस ये समझते जाना कि ग्लास क्या है, डेंसर है, एयर क्या है, रेयरर। इससे ज़्यादा आपको समझने वाली बात नहीं है। बाकी जो आपने कॉन्सेप्ट समझा था कि लाइट रे एयर टू डेंसर जाएगी और कहाँ जाएगी भाई, आपकी डेंसर टू रेयरर जाएगी, तो क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट पड़ेंगे, बस उस पर बात करने हैं, ठीक है। चलो, तो देखो पहली लाइट रे हमने इंसिडेंस कराई, रेयरर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल दबती है। एक्चुअल पाथ ये था, ठीक है, एक्चुअल पाथ था ये, ठीक है, बट इससे कुछ दब गई, ये क्या हो गया, डेविएशन एंगल, ठीक है, ये क्या हो गया, डेविएशन एंगल, कि लाइट रे यहाँ जानी चाहिए थे आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये इधर चली गई, ठीक है। अब ये एंगल आई है अगर, और ये एंगल आर है, ठीक है, तो ये देखो, इसको फर्दर एक्सटेंड करोगे तो ये भी क्या होगा, आपका आर होगा, क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। अल्टरनेट अपोजिट, अगर ये वाली बात करें, ठीक है, 2 पॉइंट पे अगर आप काटते हो तो अगर ये एंगल आर है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, आर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो चेंज हो जा रहा है ना भाई, ये वाली बात नहीं करेंगे, ये वाला आर होगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल है दोनों, अपोजिट एंगल, ठीक है। चलो, ऐसे केसेस आपको कहीं भी मिलेंगे तो जस्ट सिंपल रूल अप्लाई करो और चीज़ों को फाइंड आउट करो, ठीक है। चलो समझो, ये हो गई बात। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप फिर डेंसर टू रेयरर आओगे आप, तो आपकी लाइट रे जो होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, क्योंकि सेम मीडियम है, रेयरर टू डेंसर, यहाँ सेम मीडियम में एयर टू डेंसर आए थे, ठीक है, एयर टू ग्लास आए थे, तो जितना बेंड हुई थी, और ग्लास टू एयर जाओगे तो जितना ओरिजिनली थी उसी पाथ पे रिटर्न कर जाएगी, ठीक है। अगर सेम मीडियम है, आपका सेम मीडियम है तो बेंड नहीं करेगी लाइट, जैसे आप 2 मीडियम के बीच का रिफ्रैक्शन करा रहे हो यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो ये अगर एयर है आपका और ये भी अगर एयर है, तभी क्या होगा, ठीक है, तभी क्या होगा, ये सेम पाथ पे चली जाएगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, ना ये इधर बेंड करेगी ना ही वो इधर बेंड करेगी, वो जस्ट जैसे आ रही थी वैसे ही चली जा रही, क्योंकि आपने मीडियम तो चेंज ही नहीं करा ना, मीडियम चेंज ही नहीं करा, तो ये सिर्फ दीवार लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने मीडियम चेंज ही नहीं किया है। आप अगर मीडियम नहीं चेंज कर रहे हो तो बेंड ही नहीं होगी, है ना, क्योंकि आप नॉर्मली अगर ये भी ऐसे कर दो तो यहाँ पे कोई बाउंड्री थोड़ी ना लगाए हो आप, डायरेक्टली एयर टू एयर ही तो जा रही है, एयर में कहीं लाइट रे बेंड ही नहीं करेगी, ठीक है। तो ये केस भी याद रखते रहना कि कभी भी अगर सेम मीडियम है, दोनों साइड अपोजिट, तो दोनों में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जैसे आप लाइट रे इंसिडेंस करा रहे थे वैसे ही क्या होगी, वो पास कर जाएगी, ठीक है। अब देखो, जो एक अलग से बात आती है वो आती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है, ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, बस आपको इसकी नॉलेज रखनी, ये होता क्या है, इससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाता है वो TIR से रिलेटेड मोस्टली पूछा जाता है आपसे। तो देखो, एक्चुअल में आपकी लाइट रे यहाँ पे आ रही थी, ठीक है, एक्चुअल में ये आपने स्टार्टिंग से डाला था लाइट रे, और ये जाती, अगर मीडियम चेंज नहीं करते आप तो ये यही पाथ, हमेशा वही पाथ रखती, वो हमेशा स्टार्टिंग से लास्ट तक ऐसे ही पाथ रखती अगर तुम ग्लास नहीं रखते तब। बट अब तुमने ग्लास रखा तो ये पाथ यहाँ पहले गया, फिर यहाँ से ये गया, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो यहाँ से लाइट रे डिस्प्लेस करके इस लाइन पे फिक्स हो गई। उसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, कि एक्चुअल लाइट, एक्चुअल पाथ माइनस रिफ्रैक्टेड पाथ क्या होता है आपका, रिफ्रैक्टेड पाथ, यही होता है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कि एक्चुअल पाथ जो था ये था हमारा, माइनस इमर्जेंट रे बोल सकते हो, या फिर आप आपका रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, या इसको इमर्जेंट रे भी लिख लो, इमर्जेंट रे, बेसिकली इमर्जेंट ही लिखो, क्योंकि वहाँ पे मैंने अगर रिफ्रैक्टेड ऊपर वाले को दिखा रखा है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको, माइनस इमर्जेंट रे, ठीक है। समझ में आई बात, कि जब आप ग्लास से जो लाइट रे इमर्ज करेगी उसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, ठीक है, और
जिस एंगल पे निकलेगी जिस एंगल पे, वो एंगल क्या होगा, नॉर्मल से जिस एंगल पे निकलेगी वो इमर्जेंट एंगल होगा। ठीक है, इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट का मतलब कि वो ग्लास से बाहर इमर्ज कर रही है। ठीक है, अगर ऊपर वाली कहानी हटा दो कि ये कहानी क्या हुई भैया मुझे नहीं पता, तब आपको लगेगा क्या कि ये ग्लास से लाइट रे इमर्ज कर रही है, बाहर आ रही है। ठीक है, तो एज इट इज ये इमर्जेंट रे हुई, और इमर्जेंट रे है तो ये एंगल क्या होगा, अगर ये एंगल ई मान लो, दैट इज इमर्जेंट एंगल। ठीक है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, ऐसे कुछ लाइट रे दे दिया जाए तो ट्रायंगल का यूज करना, ये यहाँ पे एक्सटेंड करते जाओ। ठीक है, अभी प्रूव भी करेंगे हम लोग आगे कुछ चीजें, तो वहां पे और क्लियर हो जाएंगी। तो आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, एक्चुअल में पूछा क्या जा सकता है आपसे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये पूछा जा सकता है, बहुत ही कम चांसेस है। इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे हम। ठीक है, प्रॉब्लम सेशन में, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि इमर्जेंट एंगल बताइए, अगर ऐसा प्रोसेस देके। ठीक है, इमर्जेंट एंगल, तो इस पे बेस्ड हम प्रॉब्लम्स भी कुछ करेंगे, है ना। इसके बाद चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि कैसे कैसे निकालते हैं। अभी तो ये समझ जाओ क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप फील ले लो कि इमर्जेंट रे ये होती है जो ग्लास स्लैब से निकलती है, जो बीच में होती है वो रिफ्रैक्टेड रे होती है, और जो पहले इंसिडेंस कराते हैं हम लाइट रे इनिशियली, दैट इज इंसिडेंस रे। ठीक है, चलो अब एक दो प्रॉब्लम्स कर लो। ठीक है, पहली प्रॉब्लम्स, चलो सारे लोग फटाफट ट्राई करो बिना कुछ बोले, है ना, बिना कुछ बोले पेन पेपर उठाओ और अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करो। जो मैंने अभी ये चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं जो इस क्वेश्चन में है, तो किसी को पेन पेपर भी उठाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट बोल सकता है। सिर्फ फिगर देख के जो आपको यहाँ पे गिवन है, अगर वो देख भी समझ जाते हो, तब आप आराम से बिना कुछ बोले आंसर कर सकते हो। ठीक है, बिना कुछ बोले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको जनरली कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ डायग्राम पे फोकस करना है आपको कि डायग्राम में आपको क्या गिवन है, बस उस पे फोकस करो, सारे प्रॉब्लम्स आसानी से हो जाएंगे। कभी भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट पहले डायग्राम पे भागोगे। ठीक है, पहला फोकस आपका डायग्राम पे होगा। देखो पूछा क्या गया आपसे, अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू 4 ट्रांसपेरेंट मीडिया। देखो 4 मीडिया है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4, 4 मीडिया आपके पास विथ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग दे रखा है। एज सोन इन फिगर द सरफेस ऑफ ऑल मीडिया आर पैरेलल। ठीक है, सारी मीडिया का सरफेस पैरेलल है, मतलब ये सारी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। इफ द इमर्जेंट रे सी डी इज पैरेलल टू द इंसिडेंस रे ए बी, वी मस्ट हैव, ठीक है, वी मस्ट हैव। चलो एक चीज जो क्लियर कर लेते हैं बात को, तो यहां पे लाइट रे का बस इंसिडेंस देखना तुम लोग। लाइट रे का जो पहले वाले केस की बात करूं, पहले में क्या है, पहले से दूसरे में गई तो रिफ्रैक्शन हुआ या नहीं हुआ, हुआ। अब दूसरे से तीसरे में गई, ठीक है, दूसरे से देखो पहले से तीसरे में गई तो एक्चुअल पाथ ये था, बट ये इस पे गई। ठीक है, अब अगले वाली की बात करते हैं। इसमें यहाँ पे स्ट्राइक हुआ तो ये ऐसे आ रही थी, ऐसे ही चली गई। दूसरे में तीसरे में क्या हुआ, नो रिफ्रैक्शन। तो आप डायग्राम ही देख के समझ सकते हो कि नो रिफ्रैक्शन, तो मतलब अगर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, मैंने यहाँ वाली कंडीशन बताई थी अभी कि नो रिफ्रैक्शन वाली कहाँ गई भाई। ठीक है, मैंने अभी कहीं बताया था नो रिफ्रैक्शन की, मैंने इरेज कर दिया था। ठीक है, कि अगर कभी भी दो मीडियम में आप एयर टू एयर कराओगे या फिर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो मीडियम भी सेम बोल सकते हो, या फिर अगर सिमिलर है तभी भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 2 है वो क्या होगा, 3 के बराबर होगा। ठीक है, जहां पे लाइट रे बेंड नहीं हो रही है तो सिंपल आप क्या बोल सकते हो, N2 मस्ट बी इक्वल टू N3। ये हो गया। अब यहां पे एक चीज और, क्या ये मल्टीपल आंसर हो सकता है, ये होमवर्क की तरह मैं दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ, क्या ये मल्टीपल आंसर हो सकता है। अगर हो सकता है थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये लाइट और ये लाइट दोनों पैरेलल है। ठीक है, दोनों पैरेलल है, तो क्या N4 भी इक्वल टू N1 हो सकता है। इसके ऊपर आप कोशिश करना, अपना दिमाग लगाना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, अगले सेशन में। तो इसके ऊपर आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या N4 इक्वल हो सकता है N1 के या नहीं। ठीक है, बेसिक है कि लाइट रे यहाँ पे नहीं रिफ्रैक्ट हुई थी, सेम पाथ पे चली गई थी दोनों मीडियम के बाउंड्री के बाद भी,
तो मतलब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। बट यहाँ पे देखो जो लाइट रे ये पाथ यूज कर रही है वहीं पे, समझ रहे हो, जैसे अभी मैंने ग्लास स्लैब में बताया था कि ये यहाँ पे आई, ऐसे गई, फिर ये इसके पैरेलल चली गई, तो ये था एयर, ये भी था एयर, ठीक है, ये था हमारा मीडियम, समझो, ठीक है। अब इसको तुम बताना सही है या नहीं। ये हुआ, मतलब ये जितना डेविएट हुई थी उतने ही एंगल से क्या होगा, ये वाली लाइट रे इधर चली गई, मतलब ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम सेम होना चाहिए, बिकॉज दोनों का डेविएशन क्या हुआ, यहाँ पे अंदर की तरफ दबा था, यहाँ पे उतना ही बाहर की तरफ गया, और ये कब होगा, जब ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम क्या होगा, सेम होगा, तभी जितना ये एंटर करते वक्त इस समय दबा था ये, उतना ही यहाँ से एग्जिट करते समय इतना ही वो यहाँ जाएगा, और वो आपको गिवन है, दैट इज सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। ए बी जो ये जा रही है लाइट रे, अगर इसको फर्दर ले जाओगे, ये सी डी दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये ग्लास स्लैब वाला प्रॉब्लम बन सकता है क्या, बिल्कुल, कि जो अभी हमने ग्लास स्लैब वाली बात करी थी भैया आपने, ये और ये वाली, तो यही केस है कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या गिवन है आपको, ग्लास गिवन है, ठीक है। तो N4 भी इक्वल हो सकता है N1 के, अभी इस पे मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, कंफर्मेशन कल दूंगा, तो एक बार सोचना, मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया यहाँ भी, ठीक है। चलो ये वाले को प्रॉब्लम की बात करते हैं भाई, ठीक है, ये वाले प्रॉब्लम की, यहाँ पे थोड़ा सा और मजा आएगा, क्योंकि इसमें कुछ एक चीज छुपी है, दैट इज क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल छुपा हुआ है, ये भी मैं आगे बता दूंगा आपको ये क्या होता है, ठीक है। चलो, अ रे ऑफ लाइट, ट्राई करो जल्दी जल्दी, ठीक है, फटाफट कमेंट, आई होप कर रहे हो यार आप लोग, है ना, थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, बिकॉज मेहनत नहीं करोगे तो चीज़ें समझोगे ही नहीं। हल्के में नहीं लेके जाना है कि मैं मैथ वाला पोर्शन लेके चला जाऊंगा या फिर साइंस को स्किप करके, कभी भी आप अगर एक कुर्सी के 4 पैर हैं तो 3 से नहीं बैठ सकते हो, ठीक है, तो आपको चारों बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तो साइंस को छोड़ के या फिर हल्के में लेके मत जाना, और ये भी मत सोच के जाना कि बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स आते हैं, बेसिक ही आते हैं बट अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं। और आप लोग के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है भाई कि फ्री टेस्ट सीरीज भी आ रही है ना, तो जल्दी वो लॉन्च हो जाएगी, उसके ऊपर भी ध्यान देते रहो, उसमें जब प्रॉब्लम्स लगाओगे स्कोर आपके अच्छे आएंगे या फिर कम आएंगे, तब अपने आप को जज करना कि तुम कहाँ लाई करते हो, ठीक है। चलो ये वाली प्रॉब्लम करो, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट ग्लास वाटर इंटरफेस, ठीक है, ये क्या है, हमारा वाटर है। पहले प्रॉब्लम्स में रिफ्रैक्शन में हम क्या देखेंगे, मीडियम के ऊपर ध्यान देंगे कि मीडियम कौन कौन से हैं, ये ग्लास है, ये वाटर है, ये क्या है, एयर, मतलब आपको तीनों मीडियम्स अलग अलग दे दिए गए। ये मत बोलना कि भैया ये दो अपना सरफेस से वो कर दिया गया बाउंडेड, तो ये मीडियम दूसरा है बट ये और ये दोनों सेम है, ये नहीं। आप देखो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, एक ग्लास गिवन है, एक वाटर गिवन है, एक क्या गिवन है, एयर, ठीक है, तो सारे मीडियम्स अलग अलग हैं, सेम नहीं है, ठीक है। पहली चीज जो हमें समझ में आई, इट इमर्जेज फाइनली पैरेलल टू द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब यहां से पहले देखो एंट्री, देखो कि ये क्या है, आपकी एंट्री है, और ये क्या है, एग्जिट, और जो फाइनल एग्जिट होती है वही क्या होती है, आपकी इमर्जेंट रे। तो ये हुई इमर्जेंट रे, दैट इज ये क्या है, वाटर और एयर का सरफेस है, तो यही आपकी क्या है, इमर्जेंट रे, ठीक है, इमर्जेंट रे है आपकी। समझ में आई बात, चलो ये बात भी समझ गए भैया हम। अब इसके बाद द वैल्यू ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ये क्या होगी, ठीक है। तो बेसिक चीज लगानी है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सबने पढ़ रखा है, स्नेल्स लॉ यूज करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। देखो जितने भी आपने लॉ पढ़े थे, अब उसको यूज कैसे करते हैं उसके ऊपर देखो कैसे कैसे करते हैं। तो पहला रिफ्रैक्शन सरफेस नंबर 1 पे जितने भी रिफ्रैक्शन होंगे सबको नोट कर लो कि ये हो गया पहला हमारा नंबर 1, दूसरा हो गया नंबर 2। तो एट पॉइंट 1, देखो सीखने का फेज है इसलिए हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एट पॉइंट 1 स्नेल्स लॉ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ठीक है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। अगर हम पहले वाले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो ये वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ng है, तो Ng इंटू साइन ऑफ I इज इक्वल टू, ये है R, तो ये हो गया NW इंटू साइन ऑफ
आर, ठीक है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल। अब ये अगर आर है तो ये भी आर है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो दूसरे वाले पॉइंट पे एट पॉइंट 2, अब दूसरे वाले पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो वो क्या देगा? ये देगा NW इंटू साइन आर, ठीक है। इंसिडेंस क्या? ये नॉर्मल है इस सरफेस का, तो इससे एंगल आर बना रहा है। एग्जिट ये क्या है? 90 डिग्री, ये नॉर्मल से ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू एन ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ आर, इमरजेंट बोल देते हैं, इमरजेंट दैट इज 90, और एयर का क्या होता है? 1 होता है, ये 90 भी साइन 90 1 होता है। तो साइन आर की वैल्यू इस केस से क्या आ जाएगी? 1/NW आ जाएगी। ये वाला क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है भाई कि आपने दो जगह दो पॉइंट्स देखे, दो जगह रिफ्रैक्शन हो रहा था आपका, दोनों जगह हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई करा और दोनों जगह चीज़ें सीखी। तो हमें एक जगह से साइन आर की वैल्यू पता चल गई और NW आपको दे रखा है, दैट इज 1/4/3। अगर आप करते हो तो ये निकल के आएगा साइन आर की वैल्यू 3/4, ठीक है। साइन आर की वैल्यू आ जाएगा 3/4। 1/4/3 था, इसको ऊपर करोगे 3/4। तो यहाँ पे ग्लास का हमें निकालना था, साइन आई हमें पता नहीं था, ठीक है। साइन आई हमें नहीं पता था, NW दे रखा है। चलो यहाँ से हटाओ, साइन आर हमने क्या निकाला था? साइन आर इज इक्वल टू 1/NW। तो हम यहाँ पे साइन आर की जगह 1/NW पुट कर देते हैं, तो दोनों कैंसिल आउट, ठीक है। तो NG इज इक्वल टू 1/साइन ऑफ आई। यही आया। किसका किसका आया था भाई? ये किसका किसका आया था? अगर ट्राई किए होगे तो पक्का आया होगा, अगर नहीं ट्राई किए होगे बैठ के गधे के जैसे हंस रहे हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हंसना छोड़ो, ट्राई करो, ठीक है। अगर हंस रहे हो भाई तो नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड वाला, ठीक है। थोड़ा सा अप्रोच अपना लगाओ, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। अगर थोड़ी सी, ठीक है। चलो ये याद रखना 90 डिग्री था, ये हेल्प करेगा जब आप ये समझोगे बात। चलो ये वाली प्रॉब्लम को करो। अब मैंने इसको रिप्रेजेंट करना सिखाया था कि अगर आप ये x NY लिखते हो तो ये क्या होता है? NY/NX। बस इससे ज़्यादा आपको रिलेशन कुछ याद नहीं करना है कि y बाद में है तो इसको इधर बाद में लिख देंगे और x को नीचे। ये वाला रिलेशन अगर याद हो गया तुम्हें तो ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इफ़ NIJ रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट रे गोज फ्रॉम मीडियम I to J, ठीक है, I to J, then product of N2 1 into N2 and N3 2 into N4 N3, ठीक है। तो हमें ये चीज़ निकालनी है, क्या निकालनी है? 2N1 into 3N2 into 4N3, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। बस ये वाला चीज़ अप्लाई करना है आपको, जस्ट ये वाला। ये शायद मैंने बताया था, अगर नहीं बताया हो तो इसको याद कर लो कि ये लिखने का तरीका होता है। अगर जैसे ये वाली मीडियम है आपकी, ठीक है, ये N था एयर का, ये N था आपका वाटर का, ठीक है। ये हो गई इनसे रिफ्रैक्शन, ये एंगल R हो गया और ये हो गया एंगल I। तो अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ हम लगाते हैं, ये वाली क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वाला अगर मैंने नहीं समझाया आपको, ठीक है। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो N एयर इंटू साइन ऑफ I, ठीक है, इज इक्वल टू N ऑफ वाटर इंटू साइन ऑफ R, ठीक है। तो यहाँ से साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R मस्ट बी इक्वल टू NW अपॉन N एयर, ठीक है, यही आएगा। और इसको तुम कैसे लिख सकते हो? ANW, यही तरीका होता है लिखने का। अगर ये आपसे कहीं दिख गया आपको तो समझ जाना यही तरीका लिखा है, ये वाला फॉन्ट आपके लिए यूज किया गया है, ठीक है। ये भी तरीका है लिखने का। या फिर तुम लिख सकते हो क्या कि साइन I अपॉन साइन R हमारा क्या है? ये तरीका है ANW, या फिर NWA लिख सकते हो, या फिर NW अपॉन NA लिख सकते हो। तो 3-4 तरीके हैं आपको दिखाने के, जस्ट रेशियो दिखाने की कि इस रेशियो को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं और इस तरीके से। जब दोनों एक साइड हो तो ये वाला पहले आएगा और इस केस में भी ये वाला क्या आएगा? ऊपर आएगा, ठीक है। समझ में आई बात? चलो
बहुत बढ़िया, इससे याद कर लेना बस। अब इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये पहले आएगा n1 अपॉन n2 इंटू ये 2 पहले आएगा। पहले जब दोनों अलग अलग अपोजिट साइड में लिखे हो तो आप स्टार्टिंग राइट से करोगे, ठीक है, राइट से करोगे तो n2 अपॉन n3 इंटू ये क्या हो गया n3 अपॉन n4, कैंसिल आउट कर दो सारे, तो बचा क्या आपके पास n1 अपॉन n4, यही बचा। क्या आंसर में आपको कहीं दिख रहा है? अब नहीं दिख रहा है तो इसको भी लिखो कैसे, ये क्या होगा n1 4, ये होगा, है ना, सॉरी, ठीक है, ये नहीं होगा, n1 4 ये होगा, यही होगा ना, यही होगा। तो आप चाहे तो इसको रिवर्स करके लिख सकते हो कि 1 अपॉन n4 अपॉन n1, ये भी तरीका है इसको लिखने का यहाँ पे, कि इसको टोटल नीचे चले आओ, इसको 4 के भी नीचे लेते आओ, तो ये हो गया। तो ये 1/1n4 यही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्या है थर्ड वाला, यही। जस्ट इसको तोड़ना सीख जाओ कि ये अगर इस फॉन्ट में लिखा है तो ये होगा, इसको ऐसे तोड़ेंगे, अगर इस फॉन्ट में लिखा है ऐसे तोड़ सकते हैं, या फिर ऐसे 3-4 तरीके हैं, 2 तरीके हैं बेसिकली आपके, तो 2 तरीके में आप तोड़ सकते हो, आपको कोई भी तरीका दिया जा सकता है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। अगर आपसे गिवन है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n वाटर अपॉन n एयर, ये गिवन है, तो आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हो। पहला तरीका कि ANW या फिर NWA, बस 2 तरीके हैं, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, और ये क्या है आपका जनरल तरीका, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं आपको दिखाने के इस नोटेशन को कि NW अपॉन NA, ANW या फिर NWA, ठीक है ना। तो ये तरीके याद कर लेना, ये शॉर्ट फॉर्म में, यार एब्रिविएशन बोल सकते हो इसको, कि शॉर्ट फॉर्म में दिखाने का तरीका है रेशियोज को, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला याद कर लेना। चलो अब बात करते हैं अपरेंट डेप्थ की। तो देखो जनरली हम कभी भी क्या देखते हैं, क्वाइन देखते हो, है ना। एक गेम आपने सबने खेला होगा जब आप जाते हो, है ना, मेला देखने जनरली देखने जाते हो जब, तो वहाँ पे होता है ना, क्वाइन डालो, अगर नीचे ग्लास रखी रहती है, अगर ग्लास में पड़ गया क्वाइन तो पैसे आपके हो सकता है दुगनी रेशियो के मिल रहे हो या फिर सेम रेशियो पे, कि जितना आप डालोगे उतना आपको मिल जाएगा। तो वो मोस्टली आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आपको ग्लास जहाँ दिखती है एक्चुअली वो ग्लास वहाँ होती ही नहीं है ना, बिकॉज ड्यू टू रिफ्रैक्शन के हमें जो भी चीज़ें दिखती हैं वो वहाँ होती ही नहीं है। चलो उसको समझ लेते हैं। जैसे ये कोई महान आत्मा यहाँ बैठी थी, ठीक है, अपने नाव में, उसको एक मान लेते हैं पैसे से भरा, है ना, पैसे से भरा कोई ये बॉक्स यहाँ पे था, बट उसको नज़र यहाँ आएगा कैसे, ड्यू टू रिफ्रैक्शन बिटवीन एयर, ये क्या है आपका वाटर है और ये क्या है एयर है, ठीक है। तो एक्चुअल लाइट रे यहाँ से निकलेंगी, बट अब जानते हो ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये जानी चाहिए थी यहाँ, ठीक है, यहाँ, बट वो बेंड हो गई कुछ इधर की तरफ, ये वाली लाइट रे, ठीक है। तो वो क्या हो गई, बेंड हो गई। तो आप सिंपली क्या समझ सकते हो कि लाइट रे आपकी बेंड हुई, रिफ्रैक्शन हो गया। अब ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा क्या था कि लाइट रे जब आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हो, है ना, पीछे की तरफ आप एक्सटेंड करोगे तो जहां पे वो मीट करती हैं एक्चुअली उस पॉइंट पे क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो इस केस में भी वर्चुअल इमेज बनेगी, रिफ्रैक्शन के केस में भी। तो हमें जो ऑब्जेक्ट दिखता है एक्चुअली यहाँ था, बट वो दिखता कहाँ है, ऊपर दिखता है। और हम यही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इस सरफेस से वो कितनी नीचे बाज दिखता है, जबकि हमारा एक्चुअल डेप्थ हमें पता है कि सी लेवल और ग्राउंड लेवल, है ना, सी लेवल और ग्राउंड के बीच का जो डेप्थ होता है वो एक्चुअल डेप्थ होता है। बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट दिखता है उस पॉइंट और एक्चुअल सी लेवल के पॉइंट का बीच का डिस्टेंस क्या होता है, अपरेंट डेप्थ, ठीक है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन जो डेप्थ हमें दिखती है ऑब्जेक्ट की वो अपरेंट डेप्थ होती है, बट एक्चुअल में अगर रिफ्रैक्शन नहीं हो तो जो डेप्थ होती है वो क्या होती है, एक्चुअल, वो होती है अपरेंट। समझ में आई बात कि अगर ये हटा दो ये वाला प्रोसेस, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखे हो तो दो बेसिक आपका जो डेप्थ है उसे आप क्या बोलते हो, एक्चुअल डेप्थ। बट हमें ऊपर से अगर देखता हूं मैं, कोई भी ऑब्जेक्ट देखे, आप भी देखोगे, कॉइन डाल के देखना बाल्टी में, आपको ऊपर दिखती है, वो एक्चुअली वहां होती नहीं है,
वो होती है नीचे, ठीक है। तो ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि सरफेस पे क्या हो जाती है, लाइट रेज बेंड हो जाती है, क्योंकि ये क्या था आपका रेयरर मीडियम था और ये वाला मीडियम क्या था, डेंसर था। तो ड्यू टू चेंज इन मीडियम रिफ्रैक्शन अकर्स, और रिफ्रैक्शन अकरेंस के कारण हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखती है, दैट इज वर्चुअल इमेज बनती है उसकी। ये इमेज जो बनती है यहाँ पे इमेज, ये क्या बनती है, वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। ये एक्चुअल रियल इमेज नहीं होती है, ऑब्जेक्ट ये था, वर्चुअल इमेज यहाँ बनती है। तो रिफ्रैक्शन के केस में अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिफ्रैक्शन के केस में इमेज बनती या नहीं बनती है, तो बिल्कुल बनती है भाई, वो भी कैसी, वर्चुअल बनती है, ठीक है। रिफ्रैक्शन के केस में कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज होती है, वो जस्ट हमें सीन्स होती है कि वहाँ है, बट एक्चुअली वो लाइट रेज एक्चुअली में कट नहीं कर रही होती, वो जस्ट टेंड टू मीट होती है, वो भी वर्चुअली, ठीक है। चलो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़, मछली ही है समझ लो या फिर कॉइन फेंका है, तो ऊपर से अगर देखोगे तो एक्चुअल यहाँ पे थी, ये टी एक्चुअल डेप्थ था इसका, बट आपको दिखती कहाँ है, यहाँ पे, दैट इज डी। इसका प्रूफ भी हम करेंगे, ठीक है। ये एक्चुअल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ जो है, अपरेंट डेप्थ, ये ए है भाई, अपरेंट डेप्थ डी, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे कि ये क्या होती है, प्रूफ थोड़ा सा कर लेंगे, नीड नहीं है बट आपको मैं दिखा दूंगा वो वाली भी प्रूफ। वैसे ही आप यहाँ से देखो या फिर यहाँ से देखो, कहीं से भी देखोगे ऑब्जेक्ट आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट ही दिखेगी। जैसे आप देखते हो ना, पेन, अगर ग्लास लेना, एक बॉटल पानी भरना उसमें, ठीक है, ग्लास में पूरे ग्लास भर पानी भरना, पेंसिल डालोगे उसमें तो पेंसिल भी आपकी बेंड नज़र आती है आपको, कि एक्चुअल जहाँ पेंसिल थी वहाँ नहीं दिखेगी, ठीक है, वो अलग दिखती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो वही केस यहाँ पे भी होता है कि जो कॉइन आप डालते हो, ठीक है, कॉइन अगर फेंकते हो तो यहाँ ग्राउंड पे रखते हो आप, बॉटम पे जो आपने बाल्टी ली है या फिर ग्लास लिया है, तो वो आपको एक्चुअली इतनी ऊपर दिखती है, वो इमेज क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो जो सरफेस से वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस होती है उसे अपरेंट डेप्थ बोलते हो, और जो सरफेस से रियल ऑब्जेक्ट की डेंस होती है वो क्या होती है, रियल डेप्थ, ठीक है। तो ये कॉइन क्या होता है, वर्चुअल कॉइन, बिकॉज दिस इज वर्चुअल इमेज ऑफ दैट कॉइन, ठीक है। चलो, बट ये पॉसिबल कब होगा, जब आप इमेज क्या करोगे, मीडियम चेंज करोगे दोनों का, दो मीडियम्स के बीच में देखोगे। अब ऐसा नहीं कि आप एक बीकर ले लो, उसमें हवा भर के बोलो कि भैया आप मैं ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहा हूँ बट वो वहीं दिख रहा है मुझे जहाँ है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ मीडियम का चेंज नहीं हुआ है। जब भी मीडियम चेंज करोगे, ऑप्टिकली मीडियम चेंज करोगे तभी। जैसे पेंसिल वाला समझ जाओ कि आप एक्चुअल पेंसिल ऐसे रखते हो, बट बाद में आप देखोगे तो आपको पेंसिल ये नज़र आती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। यहाँ पे देखो लाइट रे एक्चुअल यहाँ पे निकली, बट अब जानते हो सरफेस पे क्या होगी, ये एक्चुअल ऐसी जानी चाहिए थी। एक की बात करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, कि ये एक्चुअली ऐसे जानी चाहिए थी, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल, बट ये क्या है, रेयरर, ये क्या है, डेंसर। अब डेंसर में अवे जाती है तो ये क्या होगी, अवे चली गई, ठीक है, अवे चली गई, दिख रहा है ना। तो वही केस है कि वो पीछे की तरफ मिलाओगे तो यहाँ पे मिलेगी, कि इसका एंड से हमने लाइट निकाला था, एंड यहाँ दिख रहा है हमें, मतलब क्या हुआ, ये शिफ्ट हो गया। तो आपकी जो सरफेस होगी उससे जो वर्चुअल इमेज ये बनी, ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, यही बेसिकली अपरेंट डेप्थ होती है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है अपरेंट डेप्थ क्या है, तो वर्चुअल इमेज और सरफेस ऑफ मीडियम के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, अपरेंट डेप्थ होती है, ठीक है। चलो उसके ऊपर थोड़ा सा एक प्रूफ भी कर लेते हैं छोटा सा। ये हो गया आपका सरफेस, ठीक है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा था, अब लाइट रे यहाँ से आप देख रहे थे, ठीक है, यहाँ से छोटा सा प्रूफ है, कर लेते हैं। ये वाटर था, एयर था, मतलब रेयरर टू डेंसर जा रही थी, तो एक्चुअली ये जानी चाहिए थी, ठीक है, एक्चुअल में ये जानी चाहिए थी, बट ये चली गई यहाँ, तो यहाँ पे कुछ मीट कर रही है ये, ठीक है, यहाँ पे कुछ मीट कर रही है ये, तो आपको एक्चुअली में कॉइन यहाँ दिखेगा, है ना, और ये सेम क्या होगा, सेम लेंथ में होगा, ठीक है, ये जो होगा कि सेम लाइन में लाई करेगा आपका दोनों, ठीक है, ये चीज़ कॉमन होगी कि दोनों सेम लाइन में लाई करेंगे। यहाँ से लाइट रे निकली ऑब्जेक्ट से, यहाँ जानी चाहिए थी बट वो बेंड होके यहाँ चली गई, और हमने देखा कि अगर ये वाला प्रोसेस हटा दें इस मीडियम के ऊपर वाला, तो ये लाइट रे कुछ यहाँ निकल रही है, तो ये यहीं से आ रही होगी। इसके लिए जो सोर्स रखा होगा आपने यहाँ पे,
कि यहाँ से आप जला रहे हो तभी जा रही होगी, तो ये वर्चुअल वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका बेसिक इंसिडेंस एंगल, तो ये भी क्या होगा इंसिडेंस एंगल। अब ये वाला एंगल क्या होगा भाई आपका, सॉरी रुक जाओ उसको इरेज करता हूँ। ठीक है, ये वाला क्या होगा इमर्जेंट एंगल होगा। ठीक है, इमर्जेंट एंगल होगा। अगर वो इमर्जेंट एंगल है तो ये भी इमर्जेंट होगा, क्योंकि आपने ये वाली लाइन का रेशियो लिया है। देखो दोनों सेम है ना, दोनों सेम दिख रहा है, मतलब ये एंगल जो होगा रिफ्रैक्शन या फिर इमर्जेंट दोनों सेम होगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब स्नेल्स लॉ लगा लो। ठीक है, एक पॉइंट पे, वहां वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो n वाटर इनटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू n ऑफ एयर इनटू साइन ऑफ आर। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, देखो प्रूफ समझने की जरूरत नहीं बट मैं करा दे रहा हूं, दैट इज एन ए अपॉन एन डब्ल्यू, ये होती है आपकी। अब मानते हैं ये वाली क्या है अपरेंट डेप्थ है आपकी, दैट इज टी, और ये क्या है एक्चुअल लेंथ, दैट इज टी। ठीक है, तो यहां पे नोट आउट कर लेना, ये अपरेंट डेप्थ है आपकी, अपरेंट डेप्थ, और टी क्या है एक्चुअल डेप्थ। ठीक है, ये टी आपकी क्या है एक्चुअल डेप्थ। अब एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि जब थीटा एंगल आपका एंगल फॉर एंगल टू बी वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल जब होता है आपका, ठीक है, जैसे tan थीटा जो होता है आपका, समझ लो पहले ये थ्योरी वाली पार्ट है, मैथ का पार्ट है, tan थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है जब आप एंगल बहुत ही छोटा करते हो, मतलब जीरो के आसपास ले जाते हो, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। कॉस ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो tan बहुत ही छोटे एंगल के लिए, नियरली 0 के आसपास एंगल अगर होता है आपका, तो उसके लिए जो tan थीटा होता है हमारा, वो क्या होता है इक्वल सिमिलर इक्वल टू क्या हो जाता है साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका है ट्रिग्नोमेट्री का है, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले सर से पूछना, आई होप वो क्लियर कर देंगे। अगर नहीं तो समझ लो कि जब एंगल आपका बहुत ही छोटा, लगभग सिमिलर 0 के आसपास हो, 0.0004 हो, इतना हो सकता है, मतलब 0 के अप्रॉक्सीमेट, तो कॉस की वैल्यू 1 के आसपास हो जाती है। तो इसको अगर 1 पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, इस कॉस को 1 अगर पुट कर दें हम, तो ये साइन थीटा अपॉन 1 हो जाएगा, दैट इज साइन थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू बहुत ही छोटे एंगल पे क्या हो जाती है 1 हो, साइन के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो वही यूज यहां पे करेंगे हम, क्या कि जो आपका साइन होगा वो tan के बराबर हो जाएगा, तो tan ऑफ आई अपॉन tan ऑफ आर, दैट मस्ट बी इक्वल टू NA अपॉन NW। ठीक है, अब ये आपको एंगल पता है, तो एक ट्रायंगल क्या मानोगे, ये A है, ये B है, ये C है, और ये मान लेते हैं कोई D है। ठीक है, तो पहला ट्रायंगल है आपका इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल A, ठीक है, नहीं सॉरी DBC, इसमें तो ABC से हमें क्या मिलेगा tan I मिल जाएगा, दैट इज tan I की वैल्यू क्या होगी, अगर ये मान लेते हैं x है हमारी डिस्टेंस कोई, ठीक है, x है, तो x की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट प्रूफ में पड़ जाती है, x अपॉन t मिलेगी। और इस ट्राइंगल से आपको tan ऑफ E देखोगे तो ये मिलेगी x अपॉन d। देखो ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा। अब इस केस में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है यहाँ से यहाँ तक, तो उस केस में tan ऑफ I क्या होगा दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या था tan, ये tan I था, tan I अपॉन tan R। ठीक है, तो tan R क्या है बेसिकली, E बोलो या R बोलो, बात एक ही है। तो tan I क्या है आपके लिए x बाई टी, तो tan I की वैल्यू पुट करते हैं x बाई टी अपॉन d बाई टी। ठीक है, सॉरी x बाई टी और x बाई डी, ये भी क्या होगा x बाई डी। पेन चेंज करके लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये x बाई टी था, ये x बाई डी हो जाएगा, तो x कैंसिल आउट और ये d बाई टी आ जाएगा। तो एपरेंट डेप्थ क्या होगी आपकी, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पे ही डिपेंड करती है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आपका मीडियम का,
ये वाली कहानी हटाते हैं क्योंकि ये समझ चुके होंगे आप। तो यहाँ से जो NA/NW आएगा वो क्या आएगा, D/T आएगा। और यही क्या होती है, अपरेंट डेप्थ के लिए आपका रेशियो होता है कि अगर ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है तो आप बता दो कि जो एक्चुअल डेप्थ है और अपरेंट डेप्थ है उसमें रिलेशन क्या आएगा। ये आप बात बता सकते हो कैसे, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है मीडियम का। ठीक है, तो ये वाली समझ जाना कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NW किसका, वाटर का, और NA किसका भाई, एयर का। तो D क्या है, अपरेंट डेप्थ, मैंने यहाँ पे लिखा है, समझ लेना एक बार tan थीटा कैसे आया है, थोड़ा सा विजुअलाइज करके कि अगर ये एंगल मानते हैं कोई हम थीटा, तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपके लिए, ये x जस्ट हमें एज्यूम करना होता है क्योंकि ये कट जाता है वाइल डिवाइडेशन, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जस्ट हम उसको मान लेते हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है कि अपरेंट डेप्थ जो होती है आपकी, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ इनटू N ऑफ एयर अपॉन N ऑफ वाटर, ये निकल के आई। यही चीज आपसे पूछी जा सकती है कि अगर दो मीडियम के बीच में हम कॉइन रख रहे हैं, वाटर में रख रहे हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको पता है, ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और डेप्थ ऑफ लेवल पता है कि कितना डेप्थ तक आपकी वाटर भरी गई है उस बीकर में, तो आप क्या बता सकते हो कि कॉइन की अपरेंट डेप्थ क्या होगी, कितनी ऊपर कॉइन आपकी दिखेगी। गिद्ध होता है ना, गिद्ध को मछली भी कॉइन की तरह ही दिखती है, वो एक्चुअली नहीं दिखती है नीचे, वो ऊपर दिखती है। ठीक है, आप देखोगे अगर कॉइन के जगह बस मछली रिप्लेस कर लेना, ठीक है, ये क्या है मछली, ठीक है, एक्चुअली ये मछली ही समझ लोगे। और आप क्या हो, यहाँ पे आंख लगा लो अपना, ठीक है, ये आंख लगा लो कुछ, यहां से आप देख रहे थे। ठीक है, समझ में आया। चलो अब TIR की कंडीशन पढ़ लेते हैं, बट उससे पहले हमें पढ़ना है दैट इज क्रिटिकल एंगल। चलो अब हम इस सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंस करा रहे थे, ये था हमारा कुछ नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। तो पहली कंडीशन ये यहां गई, कब, इसको हम मान रहे हैं रेयरर, और ये क्या है हमारा डेंसर। जो यहां से समझने वाली बात है वो यही है कि आप एक्चुअली में यहां जाना चाहते थे बट बेंड होके इधर चले गए। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं ये लाइट रे यहाँ करूँगा, मतलब इधर बढ़ते जाऊँगा, वैसे वैसे ये लाइट रे क्या होगी, इधर की तरफ आती जाएगी। वो एक्चुअली में यहाँ जाना चाहती थी बट यहाँ चली जाएगी। ठीक है, इस वाले केस के लिए क्या, ये 2 वाला केस, ये 1 वाला केस, ये क्या है 2 वाला केस और ये 1 वाला केस। तो मतलब हम अपनी लाइट रे अगर इधर की तरफ बढ़ाते जाते हैं तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इधर की तरफ बढ़ती जाती है। ये बात किसको किसको फील आ गई कि हम जैसे ही इस लाइट रे को ऊपर की तरफ अवे फ्रॉम द नॉर्मल लेके जाते हैं, जितना इंसिडेंस एंगल बढ़ाते हैं, ये क्या है आपका बेसिकली I1 है, ये क्या है I2 है, दैट इज इंसिडेंस। हम लाइट रे का सोर्स यहाँ पे लगा के रखे हैं, भाई ध्यान से समझना, यहाँ पे लाइट रे सोर्स लगा के रखे हैं। पहली लाइट रे गई, रिफ्रैक्ट होके इधर चली गई। दूसरी लाइट रे, हम थोड़ा सा लाइट रे को इधर इतना डिस्टेंस कर दिए, स्किप, डिस्प्लेस करा दिया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल दो, ठीक है, बट वो एक्चुअली रिफ्रैक्टेड और एक्चुअल के बीच में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ाओगे वैसे वैसे लाइट रे इधर पास करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले केस में यहाँ पे थी तो आपका एंगल I1, ठीक है, पेन चेंज कर देता हूँ मैं, ये क्या था I1। दूसरे केस में थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, फील आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जिस केस पे आपकी लाइट रे पहले यहाँ थी इस डायरेक्शन में, थोड़ा सा बेंड हुई है ना, देख लो थोड़ा सा बेंड हुई है, पैरेलल नहीं है, वो यहाँ गई। तीसरे वाले में जब वो क्या होगी, सरफेस ऑफ मीडियम, दोनों मीडियम के बीच का जो सरफेस है उसके पैरेलल जाने लगेगी, उस पे जाने लगेगी, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। उस केस पे जो इंसिडेंस एंगल होगा वही क्या होगा आपका क्रिटिकल एंगल। ठीक है, द एंगल एट विच द रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। समझ में आया। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एट विच ये वाली कहानी हटाते हैं भाई, ठीक है, एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी
90 डिग्री। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो, लाइट रे को, जैसे इस केस की बात कर रहा हूं मैं, तो जैसे जैसे लाइट रे को इधर बढ़ाते जाता हूं, क्या होता है ये, मतलब आई को जैसे जैसे बढ़ाता जाता हूं रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता जाता है। बट कंडीशन क्या है कि ये मीडियम क्या होना चाहिए, रेयरर होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, डेंसर होना चाहिए। बिकॉज आप अगर रेयरर ऊपर नहीं रखते हो, मीडियम आपका डेंसर टू रेयरर नहीं होता है, तो अवे फ्रॉम द लाइट नॉर्मल जाएगी ही नहीं, तो आप 90 डिग्री करने में पॉसिबल ही नहीं होगे। तो बेसिक कंडीशन है क्रिटिकल एंगल के लिए, वो क्या है कि आपकी जो रिफ्रैक्शन होनी चाहिए वो डेंसर टू रेयरर होनी चाहिए। ठीक है, ये मस्ट है कि ये फॉलो होना चाहिए, अदरवाइज आपका क्रिटिकल एंगल आप निकाल ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप हमेशा अगर रेयरर टू डेंसर जाते हो तो लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन वो टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है, तो 90 डिग्री रिफ्रैक्शन एंगल पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा किसी भी केस में बात कर लोगे। ठीक है, वो कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा भाई, आप जस्ट अपना जो रिफ्रैक्शन कराओगे वो डेंसर टू रेयरर कराओगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन एंगल आपको ज़्यादा लेना है। वो कितना लेना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही क्या होता है, वो होता है क्रिटिकल एंगल, दैट इज CIC। ये होता है क्रिटिकल एंगल, जिस पे अगर क्रिटिकल एंगल दिया होगा मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है ना। चलो अब इसको निकाल के भी देख लेते हैं कि एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल हम निकालते कैसे हैं, अगर हमें कोई मीडियम दे दिया गया तो अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे मीडियम कोई, यहाँ पे हम एक लाइट रे इंसिडेंस कराया हमने, ये क्या था, N1 था, ये क्या था, N2 था, बट N1 इज ग्रेटर देन N2 था, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। ये मस्ट है कंडीशन, याद रखना कि ये क्या होगा, रेयरर होगा, और ये क्या होगा, डेंसर होगा। ये मस्ट है, ये याद रखते रहना। ठीक है, अब लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन चली जाएगी ऐसे, और ये क्या था, नॉर्मल, तो एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री क्रिटिकल के लिए। ये क्या है, IC, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो, तो N1 इंटू साइन ऑफ IC इज इक्वल टू N2 इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, दैट इज 1। तो साइन ऑफ IC क्या हो जाएगा, साइन ऑफ IC इज इक्वल टू N2 बाई N1। ठीक है, मतलब आप क्या लोगे, आपको बेसिक लेना क्या है, रेयरर टू डेंसर टू रेयर लेना है। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, अगर आप N1 से N2 जा रहे हो, ठीक है, N1 से N2, ये याद रखना कि जिसमें जाओगे वो ऊपर रहेगा, जिससे जा रहे हो नीचे, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो आप, ये याद रख लेना। बस आपकी क्रिटिकल एंगल साइन IC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपसे पूछा जाएगा। क्रिटिकल एंगल के लिए देख लो कि रेयरर मीडियम, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, जो रेयरर पहले एयर आएगा, ठीक है, उससे कम रेयरर होगा आपका क्या, वाटर, वाटर से कम, वाटर से ज़्यादा ग्लास। ठीक है, ये आपका रेशियो होगा कि सबसे ज़्यादा रेयरर एयर होगा इसके रिस्पेक्ट में, अब ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर भी रेयरर होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। क्रिटिकल की बात हो गई, ठीक है, क्रिटिकल की बात हो गई। अब बात करते हैं इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ तक तो हो गया हमारी बात कि अगर ये IC है हमारा, ठीक है, IC, तो ये यहाँ पे जा रही होगी लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन। बट अगर थोड़ा सा और हम बढ़ाते हैं IC को, मान लेते हैं IC से ज़्यादा एंगल लेते हैं IA, ठीक है, चाहे IT लेते हैं, IT है ना, IT, तो यहाँ से फिर ये क्या होगी, लाइट रे रिफ्लेक्ट करने लगेगी, इसके बावजूद कि आपने क्या करा है, मीडियम को चेंज कर दिया है, दो मीडियम है, उसके बाद भी आपकी लाइट रे क्या होगी, रिफ्रैक्ट करने लगेगी। ठीक है ना, उसके बाद भी रिफ्रैक्ट करने लगेगी। तो आप सिंपल बोल सकते हो, जिस एंगल के बाद आपकी लाइट रे टोटली रिफ्लेक्ट करने लगती है, उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसके लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन लिख लो ज़्यादा से ज़्यादा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, ये अगर नहीं समझ में आएगा कल समझा दूंगा, वो ज़्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से, और जो आपकी रिफ्रैक्शन होनी चाहिए वो डेंसर टू रेयरर होनी चाहिए। ये दो कंडीशन है, कल मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे।
और उसके बाद फिर हम लेंस पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आई होप टाइम भी हो गया आपके पास। ये वाली फिनोमिना कल मैं समझा दूंगा कि इस पे बेस्ड ही हम जो पढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है ना, चलो तो आई होप आपके आज के सेशन में यार आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ भी डाउट है तो पूछो कमेंट बॉक्स में, है ना, मैं कल फिर से उसको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आगे की चीज़ें हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहो, सेफ रहो, घर में रहो। बाय बाय एवरीवन।